हेलो दोस्तों। हमारी धरती जिस पर आज बड़े शहर और ऊंची ऊंची इमारतें बनी हैं, उसके नीचे बहुत पुराने राज छुपे हैं। ये राज ऐसे हैं जिन्हें आज भी इतिहास पढ़ने वाले और खुदाई करने वाले पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। इन छुपे हुए राज में सबसे खास है सिंधु घाटी सभ्यता की कहानी। एक ऐसी सभ्यता जो लगभग 5000 साल पहले बनी थी। ये सभ्यता बहुत आगे बढ़ी हुई थी, लेकिन अचानक खो गई। आज भी लोग सोचते हैं कि ये इसका अंत कैसे हुआ। उस समय हमारे पूर्वजों ने बिना मशीनों और बिजली के अच्छे अच्छे शहर बनाए थे। सीधी सड़कें, साफ नालियां, मजबूत घर, सब सोच समझकर बनाए गए थे। जब हम उन पुराने खंडहरों को देखते हैं तो लगता है कि ये सिर्फ मिट्टी और ईंटें ही नहीं, बल्कि हमारे पुराने जीवन का सबूत है। सोचिए दोस्तों, जिस जमीन पर हम खड़े हैं उसके नीचे कभी ऐसे लोग रहते थे जो साफ सुथरा जीवन जीते थे और योजनाबद्ध तरीके से शहर बनाते थे। यही वजह है कि सिंधु घाटी सभ्यता आज भी हमें खींचती है, ताकि हम अपने अतीत को और करीब से देख सकें। सिंधु घाटी सभ्यता की कहानी तभी शुरू होती है जब आपको पता चलता है कि ये कितने नामों से इसको पुकारा जाता है। इतिहास की किताबों में इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि यह सिंधु नदी के किनारे बसी थी। कई लोग इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले इसके अवशेष हड़प्पा नाम की जगह पर मिले थे। अंग्रेजी में इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। यह सभ्यता आज के पाकिस्तान और भारत के उत्तर पश्चिमी इलाकों में फैली हुई है। सिंधु नदी और उसकी छोटी छोटी सहायक नदियों के किनारे बसे शहर इस सभ्यता की जान थी। इन नदियों के किनारे की उपजाऊ जमीन ने खेती बाड़ी, व्यापार और जीवन के लिए आदर्श माहौल दिए। वैज्ञानिकों और आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि इसकी शुरुआत करीब 3300 ईसा पूर्व में हुई। इसका सबसे शानदार और उन्नत समय 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक का रहा, जब यहाँ के लोग बेहद योजनाबद्ध शहरों, साफ सुथरी सड़कें, मजबूत घर और अद्भुत कला के लिए जाने जाते थे। इसके बाद 1300 ईसा पूर्व तक यह सभ्यता धीरे धीरे खत्म हो गई। जहां तक खोज की बात है तो यह इतिहास के लिए एक रोमांचक मोड़ था। साल 1921 में भारतीय आर्कियोलॉजिस्ट दयाराम साहनी ने पंजाब के हड़प्पा शहर में खुदाई की और पहली बार इस सभ्यता के अवशेष को दुनिया के सामने लाए। अगले ही साल 1922 में राखलदास बनर्जी नाम के एक अन्य भारतीय आर्कियोलॉजिस्ट ने सिंध के मोहनजोदड़ो में खुदाई कर वहां के शानदार खंडहर खोज निकाले। और यही वो पल था जब दुनिया को एहसास हुआ कि भारत में मिस्र और मेसोपोटामिया जितनी पुरानी सभ्यता एक और सभ्यता है, जिसे सिंधु सभ्यता कहा जाता है। सोचिए, हजारों साल तक ये राज मिट्टी के नीचे दबा रहा और फिर अचानक कुछ ईंटें, कुछ दीवारें और कुछ रहस्यमय निशान हमारे अतीत से हमें जोड़ देते। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज अपने आप में एक रोमांचक कहानी है। यह कोई एक दिन में नहीं थी, बल्कि कई सालों की घटना का नतीजा है। ब्रिटिश शासन के समय लगभग 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में भारत में जगह जगह रेलवे लाइन बनाई जा रही थी। पंजाब और सिंध के क्षेत्रों में जब रेलवे के लिए मिट्टी और ईंटें निकाली जा रही थी, तो मजदूरों को बड़ी और पुरानी पकी हुई ईंटें मिली। ये ईंटें साधारण नहीं थी। इनका आकार और मजबूती देखकर अधिकारियों को शक हुआ कि यह किसी बहुत पुराने निर्माण का हिस्सा हो सकती है। इससे पुरातत्व विभाग का ध्यान यहाँ की तरफ आ गया। उसके बाद छुपा हुआ इतिहास सामने आया। 1921 में दयाराम साहनी ने पंजाब में हड़प्पा नाम के स्थान पर खुदाई शुरू की। यहाँ से जो अवशेष मिले उन्होंने सबको चौंका दिया। यह कोई साधारण गांव या शहर नहीं था, बल्कि योजनाबद्ध सड़कों, पक्की ईंटों के मकान और अनोखी मूर्तियों वाला एक बड़ा प्राचीन नगर। 1922 में राखलदास बनर्जी ने सिंध में मोहनजोदड़ो में खुदाई की। यहाँ से भी वैसी ही अद्भुत चीजें मिली। बड़े बड़े बाथरूम, नालियां और रहस्यमयी भाषा वाली मोहरें। इन खोजों की चर्चा सिर्फ भारत में ही नहीं हुई, बल्कि पूरी दुनिया के अखबारों और रिसर्च सेंटर में भी होने लगी। सोचिए दोस्तों, हजारों साल तक ये नगर मिट्टी में दबे रहे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि नीचे इतनी अद्भुत सभ्यता की नींव पड़ी हुई है। और फिर दो भारतीय आर्कियोलॉजिस्ट की मेहनत ने हमें ऐसी विरासत का पता दिया जो अब हमारे इतिहास का सबसे चमकता हुआ चेहरा बन गई। सिंधु घाटी सभ्यता के शहर उस समय के लिए इतने अच्छे और व्यवस्थित थे कि आज भी देखकर हैरानी होती है। उस दौर में जब मशीनें नहीं थी और न आधुनिक तकनीक थे, उन्होंने ऐसे नगर बनाए जो आज के कई शहरों से बेहतर थे।
मुख्य शहर जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, कालीबंगा और राखीगढ़ी और लोथल, ये इसी सब सभ्यता के बड़े और महत्वपूर्ण केंद्र थे। यह हर शहर अपनी खासियत के लिए जाना जाता था। सड़कों को ग्रिड पैटर्न में बनाया गया था, यानी सीधी और एक दूसरे को काटते हुए गली। घर पक्की ईंटों से बने होते थे और मजबूत होते थे। शहर में उन्नत जल निकासी प्रणाली थी, जिससे बारिश या गंदा पानी इकट्ठा नहीं होता था। हर घर और मोहल्ले में निजी और सार्वजनिक कुएं बने थे, ताकि सभी को आसानी से पानी मिल सके। अब एक नजर डालते हैं धोलावीरा की खासियत पे। यहाँ के लोग पानी बचाने में माहिर थे। उन्होंने विशाल जलाशय बनाकर बारिश का पानी जमा करने की व्यवस्था की थी, जिससे सूखे के समय भी पानी की कमी नहीं होती थी। लोथल यह एक प्राचीन समय का एक बहुत बड़ा समुद्री व्यापार केंद्र था, जहाँ बंदरगाह बनी हुई थी, जहाँ के दूर दराज के देशों तक माल भेजा जाता था और लाया जाता था। सोचिए दोस्तों, हजारों साल पहले लोग इतने समझदार और योजनाबद्ध तरीके से शहर बना रहे थे, जबकि आज भी कई जगह ऐसी सुविधा नहीं मिलती। यह सब उनकी दूरदर्शी सोच और मिलजुल कर काम करने की आदत का नतीजा था। सिंधु घाटी सभ्यता केवल अच्छे शहर बनाने में ही नहीं, बल्कि कला और संस्कृति में भी बहुत आगे थी। खुदाई के दौरान मिली चीजें हमें उनके जीवन, सोच और रचनात्मकता के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। इस सभ्यता के लोग मिट्टी से सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाते थे। इनमें अक्सर महिलाओं की आकृतियां होती थी, जिन्हें कुछ इतिहासकार मातृ देवी का प्रतीक मानते थे। इसके अलावा जानवरों की आकृतियां भी बनाई जाती थी, जैसे बैल, हाथी और बकरियां, जो उनके जीवन का हिस्सा थे। उस समय के लोग तांबे और कांसे जैसे धातुओं से औजार और हथियार बनाने जानते थे। जैसे औजार खेती, घर बनाने और रोजमर्रा के कामों में काम आते थे। कांसे से बनी मूर्तियां मिली थी, जो उनकी धातु कला की कुशलता को दिखाती है। खुदाई में कई छोटी छोटी मोहरें भी मिली। इन पर अज्ञात लिपि के साथ साथ अलग अलग जानवरों की आकृतियां बनी हैं, जैसे बाघ, बैल या हाथी। ये मोहरें शायद व्यापार में इस्तेमाल होती थी, ताकि सामान का मालिक और स्रोत पहचाना जा सके। लोग सुंदर गहने भी बनाते थे, जैसे हार, चूड़ियां, कान की बालियां और पाजेब। इनमें सुनहरी चांदी और पत्थरों की मनके इस्तेमाल होती थी। यह दिखाता है कि उन्हें सजावट बहुत पसंद थी। बच्चों के लिए वे मिट्टी से खिलौने बनाते थे, जैसे छोटी सी बैलगाड़ी, जानवरों के मॉडल और गुड़िया जैसी आकृतियां। इससे हमें उनकी पारिवारिक जिंदगी और बच्चों के प्रति उनके प्रेम का अंदाजा मिलता है। इतनी सारी चीजें यह साबित करती हैं कि सिंधु घाटी के लोग सिर्फ शहर चलाने में माहिर नहीं थे, बल्कि कला, मौज मस्ती और सुंदर जीवन जीने का हुनर भी जानते थे। उनकी बनाई चीजों में साधारण जीवन के साथ साथ धार्मिक मान्यताओं की भी झलक मिलती है। यह संस्कृति की धरोहर आज भी हमें यह एहसास दिलाती है कि इंसान हजारों साल पहले भी रचनात्मक सोच और सौंदर्य प्रेम में किसी से भी कम नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा रोमांचक रहस्य उसकी लिपि है, यानी उसकी भाषा। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने मोहरें, बर्तन और दीवारों पर खुदे छोटे छोटे चिन्ह पाए, तो सब चौंक गए। ये चिन्ह साधारण नहीं थे, इनमें कोई गुप्त भाषा, कोई संदेश या फिर कोई सांस्कृतिक संकेत छुपे हुए लगते थे। इतिहासकारों का मानना है कि यह लिपि पिक्टोग्राफिक यानी चित्रों के जरिए बात करने वाली, या लोगोसिलेबिक यानी वर्ड्स और साउंड दोनों का मिश्रण हो सकती है। आज तक करीब 400 अलग अलग चिन्ह इस लिपि में मिले। ये चिन्ह कभी मानव आकृतियों के रूप में हैं, तो कभी पशुओं या वस्तुओं की तरह। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि आज तक कोई भी इस लिपि को पूरी तरह समझ नहीं सका। दुनिया के बड़े बड़े विशेषज्ञ, भाषा वैज्ञानिक और आर्कियोलॉजिस्ट इसको पढ़ने की कोशिश कर चुके हैं, पर हर बार यह रहस्य और गहरा हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि यह व्यापार में इस्तेमाल होने वाले चिन्ह थे, कुछ का मानना है कि यह धार्मिक संदेश थे, और कुछ के अनुसार इसमें प्रशासनिक आदेश लिखे होते होंगे। क्योंकि यह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, इसलिए हम यह नहीं जान पाए कि उस समय के लोग कैसी भाषा बोलते थे, उनके धार्मिक रीति रिवाज क्या थे, उनकी सरकार और समाज कैसे चलते थे। यह रहस्य ही सभ्यता को इतना खास बनाता है। एक ऐसी दुनिया जिसने अपने निशान तो छोड़े, लेकिन अपनी कहानी को रहस्यमय लिपि में छुपा दिया। सोचिए दोस्तों, जब कभी कोई वैज्ञानिक इस लिपि को पूरी तरह पढ़ पाएगा, तो शायद इतिहास का एक नया अध्याय खुल जाएगा, और हम यह समझ पाएंगे कि हमारे हजारों साल पुराने पूर्वज क्या सोचते थे, कैसे रहते थे और किन विश्वासों पर आधारित उनका जीवन था। ये लिपि
हमारे अतीत का बंद दरवाजा है जो अब भी किसी चाबी का इंतजार कर रही है। सिंधु घाटी सभ्यता की ताकत सिर्फ उसके सुंदर शहर या रहस्यमय लिपि में ही नहीं थी, बल्कि उसकी अर्थव्यवस्था में भी थी। उस समय के लोग मेहनती, समझदार और व्यापार में कुशल थे। यही वह वजह थी कि यह सभ्यता अपने समय की सबसे अमीर और विकसित सभ्यताओं में गिनी जाती थी। सिंधु घाटी के लोग जानते थे कि उपजाऊ जमीन और पानी का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए। वे गेहूं, जौ, चना, तिल और कपास जैसी फसलें उगाते थे। खास बात यह है कि कपास की खेती का सबसे पुराना प्रमाण भी हमें यहीं से मिलता है, यानी दुनिया में कपास की शुरुआत यहीं से हुई थी। खेती के लिए वे बैलगाड़ियों और हल का इस्तेमाल करते थे और नदियों से सिंचाई करते थे ताकि हर मौसम में अच्छी फसल। यह सभ्यता केवल अपने इलाके में ही नहीं बल्कि दूर दराज के देशों से भी जुड़ी थी। खुदाई में मिली मोहरें, सुंदर मनके और कपड़े बताते हैं कि उनका व्यापार मेसोपोटामिया तक फैला हुआ था, यानी आज का इराक और उसके आसपास के इलाके। वहां तक माल ले जाने के लिए शायद समुद्री रास्तों और ऊंट घोड़ों का इस्तेमाल होता था। इन व्यापारिक संबंधों ने सिंधु घाटी को न सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूत बनाया बल्कि उसे अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी दिलाई। सिंधु घाटी के लोग तांबा, कांसा, शीशा और सोना जैसी धातुओं का इस्तेमाल बड़े कौशल से करते थे। उन्होंने तांबे और कांसे से औजार, हथियार और सजावटी वस्तुएं बनाई। सोने और चांदी से गहने बनाए जाते थे जो बेहद सुंदर होते थे। धातु गलाने और उन्हें आकार देने की उनकी तकनीक से पता चलता है कि वे उस दौर में धातु कला में माहिर थे। उनकी उन्नत खेती, दूर के देशों से जुड़ा व्यापार और धातु कला की महारत ने उनके शहरों को समृद्ध और खुशहाल बनाया। यही वजह है कि उनके पास संसाधन थे, कला संस्कृति का विकास हुआ और वे एक सुनियोजित समाज चला पाए। सोचिए दोस्तों, हजारों साल पहले जब दुनिया के कई हिस्से छोटे छोटे गांवों में बटे थे, सिंधु घाटी के लोग पहले से ही समुद्री व्यापार कर रहे थे, कपास उगा रहे थे और सोने चांदी से गहने बना रहे थे। यह उनकी ताकत थी और यही उनकी कहानी को आज भी इतना खास बनाती है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग केवल कला, व्यापार और विज्ञान में ही आगे नहीं थे, बल्कि उनकी अपनी धार्मिक मान्यताएं और आध्यात्मिक सोच भी बहुत गहरी थी। खुदाई में मिले अवशेष उनके जीवन में आस्था और पूजा पद्धति की अहमियत को साफ दिखाते हैं। सबसे पहले तो वहां से मिली मिट्टी की स्त्री मूर्तियां यह बताती हैं कि लोग मातृ देवियां यानी शक्ति की पूजा करते थे। उनका विश्वास था कि यह देवी उर्वरता यानी संतान, धरती की उपजाऊ शक्ति और जीवन का प्रतीक है। यह विश्वास आज के हिंदू धर्म में देवी पूजा की परंपरा से मिलता जुलता है। उनके धार्मिक चिन्हों में बैल, हाथी और बाघ जैसी आकृतियां भी दिखाई देती थी। इनमें से बैल को वे विशेष रूप से शक्ति और कृषि दोनों का प्रतीक मानते थे। कुछ मोहरों पे ध्यान मुद्रा में बैठे पुरुष की आकृति मिली, जिसे इतिहासकार प्रोटो शिव यानी आदि शिव का रूप मानते हैं। इसके अलावा पीपल का पेड़ भी उनके धार्मिक जीवन का खास हिस्सा था। शायद वे मानते थे कि पीपल में जीवन ऊर्जा बसती है, वही भावना जो बाद में भारतीय संस्कृति में पीपल पूजन के रूप में बची रहेगी। मोहनजोदड़ो में मिला बड़ा बाथरूम, जिसकी लंबाई लगभग 12 मीटर और चौड़ाई लगभग 7 मीटर थी, उनकी धार्मिक सोच का सबसे बड़ा उदाहरण है। यह सिर्फ नहाने की जगह नहीं थी, बल्कि ऐसा माना जाता है कि वहां धार्मिक अनुष्ठान या शुद्धिकरण के कार्यक्रम होते थे। साफ सफाई, पवित्र जल और स्नान का महत्व उनके जीवन का अहम हिस्सा था। ठीक वैसे ही जैसे आज भी कई संस्कृतियों में धर्म और पानी का गहरा संबंध है। कुछ स्थलों पे अग्निकुंड या हवन कुंड जैसे ढांचे मिले हैं। इससे लगता है कि वे अग्नि को भी पवित्र मानते थे और धार्मिक यज्ञ या संस्कार करते थे। आग उनके लिए प्रकाश, शुद्धता और जीवन की ऊर्जा का प्रतीक रही होगी। उनकी ये सारी मान्यताएं दिखाती हैं कि सिंधु घाटी के लोग केवल बौद्धिक समृद्धि में ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक विश्वास में भी समृद्ध थे। वो प्रकृति से तालमेल बनाकर चलते थे, धरती, जल और अग्नि को जीवन का आधार मानते। सोचिए दोस्तों, हजारों साल पहले के लोग न मशीनें जानते थे न किताबें, लेकिन फिर भी उन्हें पता था कि जीवन सिर्फ काम और व्यापार से नहीं बल्कि आस्था और संतुलन से भी चलता है। यह वही भावना है जो आज भी हमारी संस्कृति की जड़ में बसी हुई है। अब एक नजर डालते हैं सिंधु सभ्यता के पतन के कारण पे। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन आज भी इतिहासकारों और आर्कियोलॉजिस्ट के लिए एक बहुत बड़ी पहेली। कई वर्षों तक शोध करने के बाद भी इस सवाल का कोई ठोस जवाब नहीं मिल पाया।
कि आखिर इतनी बड़ी और उन्नत सभ्यता अचानक क्यों खत्म हो गई। इसके पीछे कई सिद्धांत और कारण सामने आए, जिनमें से प्रमुख बातें यह हैं। सबसे पहला और प्रचलित कारण है प्राकृतिक आपदाएं। सिंधु घाटी सभ्यता की बस्तियां मुख्य रूप से नदियों के किनारे बसी थी, इसलिए यहां अक्सर बाढ़ आना सामान्य था। आर्कियोलॉजिकल खुदाई में कई शहरों के कई स्तर मिले हैं जो बताते हैं कि बार बार उन्हें बाढ़ की वजह से नुकसान हुआ। इसके अलावा कई इतिहासकारों का मानना है कि वहां एक लंबा सूखा पड़ा था, जिससे पानी की कमी और पैदावार कम हो गई, जिससे लोग रहने के लिए दूसरी जगह चले। एक और बड़ा कारण माना जाता है नदी का मार्ग बदल, खासकर सरस्वती नदी के सूखने की जांच। इतिहास के अनुसार सरस्वती नदी सिंधु घाटी सभ्यता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत थी। जब इस नदी का पानी सूख गया या बहाव का रास्ता बदल गया तो सिंधु घाटी के लोग पानी की कमी से जूझने लगे। बिना पानी के खेती और जीवन संभव नहीं था, इसलिए लोगों को अपनी जगह बदलनी पड़ी। कई इतिहासकारों का यह भी मानना है कि सभ्यता के पतन का कारण बाहरी आक्रमण हो सकता है। कुछ विद्वानों का कहना है कि वैदिक आर्यों या अन्य जातीय समूहों ने आक्रमण कर इस सभ्यता को तबाह कर दिया। हालांकि यह सिद्धांत विवादित है, क्योंकि आर्यों के आगमन और सभ्यता के पतन के बीच कई सदी का अंतर है। साथ ही आधुनिक शोधों ने इस बात पर भी सवाल उठाए। अगला कारण है जलवायु परिवर्तन। जलवायु में भी लंबे बदलाव के कारण इसके पतन के कारण माने जाते हैं। जंगलों की कटाई, बारिश में कमी और तापमान में बदलाव ने प्रकृति और कृषि को प्रभावित किया होगा। इन बदलावों ने लोगों के जीवन की स्थिति को बिगाड़ दिया और समाज धीरे धीरे कमजोर हो गया। भूगर्भीय घटनाएं जैसे भूकंप और बाढ़ ने भी इस प्रक्रिया को तेज किया होगा। सिंधु घाटी सभ्यता अचानक खत्म नहीं हुई, बल्कि यह एक लंबी प्रक्रिया थी जिसमें कई कारणों ने मिलकर भूमिका निभाई। बाढ़, सूखा, नदी मार्ग में बदलाव, सामाजिक और आर्थिक बदलाव, बाहरी हमले और जलवायु परिवर्तन, इस सारे कारक मिलकर इस महान सभ्यता के अंत का कारण बने। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज भारतीय आर्कियोलॉजी का एक स्वर्णिम अध्याय है। यह खोज केवल पुरानी चीजों को बरामद करने तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसने भारत के इतिहास को पूरी दुनिया के सामने एक नई और बड़ी दृष्टि से प्रस्तुत किया। 1920 के दशक में जब दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे नगर खोजे, तो यह साबित हो गया कि भारत में मिस्र और मेसोपोटामिया जितनी प्राचीन और विकसित सभ्यता थी। इससे पहले बहुत से लोग सोचते थे कि भारत का इतिहास केवल महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्यों तक सीमित है, लेकिन यह खोज इतिहास की उन पुरानी धारणाओं को झूठा साबित कर रही थी। इस खोज ने भारत का इतिहास हजारों साल पीछे ले जाकर उसे विश्व की महान सभ्यताओं के साथ जोड़ दिया। सिंधु घाटी की साफ सफाई, उन्नत जल संरक्षण प्रणालियां, व्यवस्थित नगर योजना और सामुदायिक जीवन की परंपराएं आज भी भारतीय संस्कृति में दिखती हैं। जैसे जैसे इन प्राचीन शहरों के खंडरों से हमारी समझ बढ़ी, हमें पता चला कि सिंधु घाटी के लोग स्वच्छता को अत्यंत महत्व देते थे। नालियों और जल निकासी के बेहतर नेटवर्क आज के किसी आधुनिक शहर से कम नहीं थे। उन्होंने जल संरक्षण के लिए कड़ी मेहनत की, जो आज के जल संकट के समय में बहुत प्रासंगिक है। सामाजिक और धार्मिक जीवन में भी मेलजोल था, जहां सामुदायिक तालमेल, श्रम विभाजन और सामूहिक उपयोग की वस्तुएं आम थी। ये संस्कार, रीति रिवाज और तकनीकें हमारी आज की संस्कृति के कई पहलुओं में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता की खोज न केवल आर्कियोलॉजी का एक नया अध्याय है, बल्कि यह हमें हमारे अतीत से जोड़ती है और हमारी सभ्यता की महानता का प्रमाण देती है। यह एक पुल है जो हजारों सालों पहले की जीवन शैली, ज्ञान और संस्कृति को आज के दौर से जोड़ता है। यह खोज हमें सिखाती है कि हमारे पूर्वज कितने उन्नत और समझदार थे, और उनके आदर्शों और जीवन के तरीके आज भी हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। यह इतिहास की वह धरोहर है जो आज भी हमें हमारी संस्कृति और हमारे सामाजिक मूल्य को बेहतर बनाने के लिए ज्ञान देती है। आज भी सिंधु घाटी सभ्यता के कई शहरों और स्थलों की खुदाई अधूरी है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा, राखीगढ़ी और लोथल जैसे महान नगरों में से कई अभी भी मिट्टी के नीचे दफन है, जो आर्कियोलॉजिस्ट का इंतजार कर रहे हैं कि कहीं से उनकी कहानियां उजागर हो। पुरानी खुदाइयों ने जो कुछ भी हमें दिया वह भी संपूर्ण नहीं। इतिहास के पन्नों के बीच छिपे और भी राज हैं जो नए तकनीकी उपकरणों की मदद से खोले जा सकते हैं।
आज के कई वैज्ञानिक और शोधकर्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित लिपि विश्लेषण कर रहे हैं, जिससे सिंधु घाटी की रहस्यमय लिखावट पढ़ने में मदद मिली। साथ ही सैटेलाइट इमेजिंग जैसी तकनीक दूर दराज के और कठिन स्थानों को भी पहचानने में भी सहायक साबित हो रही है। आने वाले दशकों में यह संभावना भी है कि हम न केवल लिपि पढ़ पाएंगे बल्कि इस सभ्यता के सही इतिहास को भी समझ पाएंगे। जब यह होगा तो इतिहास का नया अध्याय खुलेगा, जो हमें हमारी पुरानी सांस्कृतिक विरासत और गहराई से जोड़ देगा। फिलहाल यह सभ्यता एक रहस्यमय धरोहर बनी हुई है, जो हमें अपने अतीत को जानने, समझने और उसकी महत्ता को महसूस करने का मौका देती है। इसकी खोज, अनुसंधान और संरक्षण जारी है ताकि भविष्य की पीढ़ियां इस गौरवशाली इतिहास से जुड़ी रहें। तो यह कहना गलत नहीं होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि यह एक लंबा सफर है जो अभी भी जारी है। नई खोजों के साथ हर दिन एक नया उजाला लेकर आता है। यह सभ्यता हमें यह सीख देती है कि इतिहास न केवल पुरानी चीजें ढूंढने का नाम है, बल्कि वह समझने का भी नाम है कि हम कहां से आए हैं और आगे कहां जा सकते हैं। ऐसे में आज के शोध और तकनीकें हमें पास ले जा रही हैं और उस समय के उन गहरे सच के जो मिट्टी के नीचे छुपे हुए। कहने को तो ये शहर हजारों साल पुराने हैं, लेकिन उनकी खोज और समझ हमारी आज की तरक्की से जुड़ी हुई है। यही सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भविष्य है। सिंधु घाटी सभ्यता सिर्फ प्राचीन खंडन नहीं है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक जड़ों का सबसे मजबूत प्रमाण है। यह हमें याद दिलाती है कि 5000 साल पहले भी इंसान कितने विकसित थे, चाहे वह कला हो, विज्ञान हो या नगर नियोजन। वे लोग इतने उन्नत थे कि उनकी सभ्यता आज के कई आधुनिक शहरों को भी टक्कर देती है। यह सभ्यता हमें सिखाती है कि मानवता की कहानी बहुत पुरानी है, जो मिट्टी की हर एक ईंट पर एक निशान में छुपी होती है। जो लोग इसे खोजते, समझते और बचाते हैं, वो हमारे अतीत के संरक्षक हैं। उनकी मेहनत से ही हम अपने इतिहास की गहराइयों में उतर पाते हैं और जान पाते हैं कि किस तरह से हमारे पूर्वजों ने एक सभ्य और समृद्ध जीवन जिए। उनसे जुड़े खुलासे हमें समय की यात्रा पर ले जाते हैं, जहां हम उनके ज्ञान, संस्कृति और जीवन शैली से सीख हासिल कर सकते हैं। और यह यात्रा यही खत्म नहीं होती। मिट्टी के भीतर छुपे हजारों साल पुराने ये रहस्य आज भी हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। शायद अगली खुदाई, शायद कोई नई तकनीक या कोई अनजाना दस्तावेज हमें और भी बड़ा सच बताए। तो जब भी आप किसी प्राचीन मिट्टी, किसी पुराने चिन्ह या मलबे को देखें, तो याद रखें, यह सिर्फ मलबा नहीं बल्कि इतिहास का एक धड़कता हुआ हिस्सा है, जो अपने में अनगिनत कहानियां समेटे हुए। और अगली बार जो कहानी सुनाई दे, शायद वह सिंधु घाटी सभ्यता के उन अनकहे गौरव की हो जिसे अभी पूरी दुनिया समझ नहीं पाई है। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए सफर की शुरुआत के साथ, जो हमारे अतीत से हमारे भविष्य तक का सफर होगा। उस समय तक इतिहास की तलाश जारी रहेगी और मिट्टी के अंदर छुपा गौरव हमसे अपनी कहानी कहने के लिए तैयार रहेगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल दर्शन मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट में बताएं कि आप किस प्राचीन सभ्यता या विषय पर अगला वीडियो देखना चाहते हैं। जुड़े रहिए, सीखते रहिए और हमारी इस यात्रा में साथ चलिए। धन्यवाद।